हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और ये पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब यूनिट्स हैं सारे से क्वेश्चन हैं जो आगामी किसी भी स्टेट का आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, उसमें आपको हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, आज यूजीसी नेट ने फाइनली एनटीए ने आंसर जो रिज़ल्ट है उसकी डेट अनाउंस कर दी है, यानी कल आपका रिज़ल्ट आएगा। तो जो जिन बच्चों ने भी दिया होगा, अगर उनका होगा तो ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आप दिसंबर का नेट देने वाले हो तो भी ज़रूर आप कमेंट करें। तो अब मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया है, नहीं तो मैं तो एक दो आज से सोच रही थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टार्ट करने का। तो आज नहीं, एक दो दिन रुक जाओ आप, फिर मैं आपके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी क्लासेस लेके आऊँगी। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। अधिकारों का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है। अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं। ठीक है। तो ये सत्य है, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो सामाजिक हित के विरुद्ध कोई भी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं करता? आधुनिक उदारवाद है, किस पहलू में विश्वास नहीं करता? पहला ऑप्शन है सामाजिक उदारवाद, दूसरा ऑप्शन है सकारात्मक स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन पालने से कब्र तक कल्याण, चौथा है न्यूनतम राज्य। तो ऑप्शन डी न्यूनतम राज्य, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेशन है, हर प्रकार के इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। तो ऐसा कौन बोलते थे? फ्रांसिस फुकुयामा बोलते थे। क्या बोलते थे? हम हर प्रकार के इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। तो ऑप्शन ए फ्रांसिस फुकुयामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक उदारवाद को सीवी मैकफर्सन किस प्रकार अभिलक्षित किया है? तो उसको सत्व उदारवाद बोला, सौ तत्व उदारवाद बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? अलगाव का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है? ऐसा हॉब्स बोलते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वॉर लिखा है? तो मैकियावेली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशीय प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करता है। तो ये है फ्रेंच फैनन है। क्या है? क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आठ हो गया। 9 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? ठीक है, अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकीकृत मानववाद, लोकतांत्रिक शासन। ऑप्शन ए, अणु के रूप में मनुष्य का विचार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह किसका कहना था? तो ये बाल गंगाधर तिलक का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, नहीं पूछ रहा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। ऑप्शन सी है, भारत एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है। डी है, संसद के पास यह शक्ति है कि वह नागरिकता को ग्रहण करने और उसे खत्म करने से संबंधित प्रावधान बना सकता है। तो सी हो जाएगा, भारत एक नागरिक के साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है। पेरियार ई रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया? तो जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, मनुष्य की गरिमा, वर्ण आश्रम व्यवस्था, भारत में हिंदी की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। तो मनुष्य की गरिमा। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ये वाला पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया था, प्रारंभ कर अंधविश्वास रूढ़िवाद परंपराओं का विरोध किया था। मनुष्य को स्वयं अपने कर्मतर होने तथा अन्य मनुष्य की अपेक्षा नीचा जन्म प्राप्त करने वाली भावनाओं को समाप्त करना होगा। तमिलनाडु में पेरियार की तुलना फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर से की जाती है, ये भी पूछा जाता है किससे कर सकते हैं तुलना उनकी। फिर 1938 में मद्रास में आयोजित एक महिला सम्मेलन में ईबी रामास्वामी को पेरियार की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानता है? राज्य की चेतना मानता है, तो नौकरशाही को राज्य की चेतना मार्क्स मानता है। अगला है, देखो ये चार, अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता नौकरशाही, इन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? मतलब राजनीतिक पार्टियों का कार्य, जनमत बनाना, सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना। तो ऑप्शन डी, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना। अगला, अब क्या क्या है इसमें दिया हुआ, आप ये देख सकते हो। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? लोकमत या जनमत बनाना, सरकार और वैकल्पिक सरकार गठित करना, जनता को राजनीतिक शिक्षा या प्रशिक्षण देना, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, जनता एवं सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करना और जनता का नेतृत्व करना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? मूल्य आधारित अवधारणा, सांस्कृतिक आधारित अवधारणा, पार्टी आधारित अवधारणा, गतिशील अवधारणा। तो पार्टी आधारित अवधारणा। ये देखो, मूल्य पर आधारित अवधारणा, सांस्कृतिक पर आधारित अवधारणा, गतिशील अवधारणा, समभागी अवधारणा, साध्य से संबंधित अवधारणा, संविधान पर आधारित अवधारणा। निम्नलिखित में से किसने हित मुखीकृत प्रकारों और अन्य प्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया है? तो आलमंड और कॉलमैन ने किया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस बहुदेशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? तो देखो, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, न्यूक्लियर सप्लायर्स। तो ये बेसेनार अरेंजमेंट का है ग्रुप, इसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कब कब हुआ है ये सब ध्यान रखना। देखो,
न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप 1974 में भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण के बाद न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का गठन किया गया। वर्तमान में इसमें कुल 48 सदस्य हैं। MTR का सदस्य बना। फिर AG ग्रुप यानी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत सहित 42 हैं। 2017 में भारत वेसेनार अरेंजमेंट का 42वां सदस्य बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंध में नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? तो राज्य सतत एकाधिकृत पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन सी। 18-19 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है? तो अनियंत्रित विकास, पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित, पर्यावरण हास्य के बिना विकास, भविष्य की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। तो ऑप्शन ए, अनियंत्रित विकास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्ध परिधि की संकल्पना दी थी? तो इमैनुअल वॉल्स्टेन ने दिया था अर्ध परिधि की संकल्पना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको भी जरूर एक बार पढ़ लेना ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन नेताओं को आमंत्रित किया था? तो सार्क के नेताओं को आमंत्रित किया था। भारत के प्रवासी नागरिक OIC योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है? तो नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाता। बाकी क्या क्या? आर्थिक क्रियाओं का अधिकार दिया जाता, शैक्षणिक अधिकार दिया, जीवन पर्यंत वीजा प्राप्त हो जाती है, बट वो वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पूरा डिटेल दिया हुआ आप पढ़ लेना। देखो दोनों 2005 को। आगे है, 2020 में भारत ने USA के साथ रक्षा सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो बेसिक एक्सचेंज कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, बेका याद रखना, बेका। ठीक है, तो अक्टूबर 2020 में भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग के बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट बेका पर हस्ताक्षर किया। यह दोनों देशों के मध्य सामरिक सहयोग को लेकर किया जाने वाला चौथा समझौता है। इसके पूर्व दोनों देश 2002 जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, 2016 में लेजिस्लेटिव एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, 2018 में कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस समझौते से दोनों देशों के मध्य सूचनाओं को साझा करने में आसानी होती। अमेरिका अपने सैन्य सैटेलाइट के जरिए संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों की अहम। तो ठीक है, आगे भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के हम सब जानते हैं मैकमोहन रेखा, और रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान और उसके बीच है भारत के बीच डूरंड रेखा, और ये है पाक स्ट्रेट या पाक जलडोर भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन हो गया आपका, ये याद रखो। देखो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड। मैकमोहन हो गया भारत और चाइना के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और ये हो गया भारत और श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 24 क्वेश्चन हो गया। 25, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? तो 6 महीने। 6 महीने के अंदर उनका चुनाव कर देना है। अगला है, चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त चुनावों के अधिक्षेत्रीय निर्देश और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुई है? तो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का हमारे संविधान में समावेश किया गया है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो। निम्नलिखित कथनों में कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह का अभिलक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वे गैर स्वायत्तशासी समूह हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित होते हैं, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिए थे ग्रेवियल ऑस्टिन ने। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को ना आप एक जगह लिख के रखा करो, कौन किसने क्या किया है, तो जिससे आपको बाद में जो रिवीजन जब हम करते हैं, लास्ट टाइम रिवीजन जो होता है एग्जाम से पहले, उसमें आपको काफ़ी, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हम कितना भी पढ़ लेते हैं ना, तो वो थोड़ा मिक्स मैच हो जाता है, अरे ये कहते वो कहते। तो आप एक बार ना जो मैं बोली हूँ कि छोटा सा आपको क्रिप्स नोट्स बनानी है, उसमें आप ये सब लिख लो, कौन क्या बोले थे, कौन शब्द कैसे पहली बार यूज़ किए थे। तो वैसे क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन होते हैं ना, रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं, जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए रहते हैं, वही कोई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपको एक जगह लिख लोगे तो सही रहेगा आपके लिए। निम्नलिखित में कौन सा भारत में अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? तो कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध परवर्णी, अच्छा पोस्ट कॉर्ब किसने बताया था? ये तो काफी मतलब आसान क्वेश्चन, लूथर गुलिक ने और उर्बिक ने। पोस्ट कॉर्ब में क्या क्या है, ये भी आपको इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटिंग है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। नेक्स्ट है, देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1990 किसने लिखी है? तो ये लिखी ऑसबॉर्न ग्लेबर, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कौन है? फ्रेडरिक रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हो गया, 36 क्वेश्चन। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन है बस आज की क्लास में, सॉरी इधर है। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। मानव सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो बाकी 3 होगा और 1 नहीं होगा। श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्रणाली है। अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करता, यही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन की संकल्पना की थी? तो सह सहारन अफ्रीकन, सब सहारा, ठीक है। किसने कहा लोक प्रशासन राजनीति के रूप में निर्धारित लक्ष्य की निष्पत्ति है? तो वुड्रो विल्सन, ऑप्शन ए। बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। तो ये रेनोस्ट्रॉम, ऑप्शन सी। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो ये मिल्टन फ्राइडमैन, शिकागो विचारधारा से, ठीक है। 41 निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता समर्थक नहीं है? तो टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, हेराल्ड लॉसवेल, जेरेमी बेंथम। तो 41 का है आपका ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन बी में क्या नाम था आपका? लॉक और जेरेमी बेंथम, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदार के मूल विश्वास क्या है? तो अनुदार का जो मूल विश्वास है वो है परंपरा और है पद सोपानीय और सत्ता। 42-43 निम्नलिखित में से किस पहलू का विचार जे.एस. मिल द्वारा किया गया? महिलाओं के अधिकार, बेंथम का समग्र उपयोगितावाद, विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, पितृसत्तात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी।
ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना। हीगल महिलाओं की को कमतर मानते हैं। उनका मानना है कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है। हीगल के ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं है। तो ऑप्शन डी, ए और बी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन राजा राम मोहन रॉय के बारे में सही है? वे उपनिवेशों से प्रभावित थे। ए बी सी करके होगा ना, हाँ। फिर वे युक्तिवादी थे और एकेश्वर में समर्थक थे। वे नास्तिक थे। तो इसमें वही वाला आपका एक इसको एलिमिनेट करना था। इसको एलिमिनेट कर देते तो आंसर आ जाता ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? तो इनके संबंध में सही है, सारा कुछ सही है। पढ़ लेते। उन्होंने भाषा आधार पर राज्य की कल्पना की। वे अस्थिर राष्ट्रवाद यथार्थवाद दोनों थे। उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अधिकार को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो सारा कुछ हो जाएगा ए बी सी डी। नेक्स्ट है, श्री अरविंदो को राष्ट्रवाद के किस रूप में मानते हैं? तो किस रूप में मानते हैं? तो देखो, वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्र की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न अवयवी के रूप में राष्ट्र, धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद, भौगोलिक इकाई के रूप में। तो इसका हो जाएगा ए बी और सी। डी को हटाना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलनात्मक पद्धति के पूर्व शर्त क्या है? तो उसके पूर्व शर्त है, इकाई के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका, खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणा, मामला, खोज के केंद्र की परिभाषा, सिद्धांत का निर्माण। तो बस इसको एलिमिनेट करना था तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी। तो अब हमारा आ जाएगा 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू लुईस के संचार सिद्धांत से संबंधित है? तो राजनीतिक व्यवस्था सूचना के अधिकार पर काम करने वाली मशीन के समान, उनके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समरस्थिति का प्रयोग, संरचना और तो इसका हो जाएगा ए और बी ऑप्शन। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण है? क्यों नव उपनिवेशवाद उभरा है उसका कारण पूछ रहा है। तो यूरोपीय शक्ति की कमजोर स्थिति और साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतना में वृद्धि। तो ये दोनों भारत की विदेश नीति और ये दोनों, देखो ये तो पढ़ के ही नहीं, ये दोनों को एलिमिनेट कर देते है ना, ऐसा थोड़ी उपनिवेशवाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आज हमने 50 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड किया है, जो आपके आगामी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आती तो लाइक भी ज़रूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो टिल देन बाय बाय।